नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों को टू दी पॉइंट विद आनंद वर्धन आप सब लोगों का स्वागत है। आनंद, आज मैं आपसे सीधे एक सवाल पूछ रहा हूँ। कल रात से ये खबर आ रही है कि मोदी जी ने ट्रंप से बात की है और वो भी जो अखबारों में मैं पढ़ रहा हूँ कि जयशंकर जी ने उन्हें बोला कि आप ट्रंप से बात कर लीजिए। अब जयशंकर जी तो वहां पे पिछले महीने 2 बार होके आए हैं। वो तो ट्रंप के इनॉग्रेशन में भी सबसे आगे की सीट पर बैठे थे, तो उन्हें तो काफी कुछ पता होगा। उसके बाद ये खबर आई कि हम स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पर हमने बात की है। तो मैं आपको कुछ स्लाइड इसमें दिखा रहा हूँ कि क्या मोदी जी एक स्टोरी बिन रहे हैं कि उनकी ट्रंप से क्या बातचीत हुई और असलियत में क्या हुई। तो ये तो आज जो अखबारों में और ऑनलाइन मैगजीन में सब जगह यही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी डायल्स डियर फ्रेंड। अब वो तो है ही उनके डियर फ्रेंड, उनके डोनाल्ड। तो ट्रस्टेड पार्टनरशिप की बात हुई। नीचे वन इंडिया ने ये भी कंफर्म कर दिया कि फाइनली ट्रंप ने इनको यूएस आने की इजाजत दे दी है। शायद ये फरवरी में मिलने जा रहे हैं। अब जो यूएस के अखबारों से खबर आ रही है वो और जो हमारे इंडिया में अखबार हैं उनमें काफी डिफरेंस है। वॉशिंगटन पोस्ट के हिसाब से ये है कि ट्रंप ने कहा है कि आप हमारा जो ट्रेड है उसको ठीक करिए, हमसे और सामान खरीदिए डिफेंस रिलेटेड। और दूसरी बात उन्होंने की है हमारे इलीगल माइग्रेशन की, जो आजकल चल रहा है, और इंडिया ने उसमें ये भी बोल दिया है कि वी विल टेक बैक लीगल ओनली आफ्टर वेरीफाइंग। तो मैं आपसे इस बारे में ये 2-3 बातें चर्चा करूंगा। एक तो ट्रंप ने और मोदी जी की क्या बात हुई, और दूसरा इलीगल माइग्रेशन पर हम लोगों का क्या स्टैंड है, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ डिफरेंट न्यूज आती रहती है। आनंद। थैंक यू अजय। दो तीन चीजें, इलीगल पे क्या स्टैंड हो सकता है? आप कहिएगा कि हमारा घूस की कमाई पे क्या स्टैंड है, या हमारा गड़बड़ चीजों पे क्या स्टैंड है? तो गड़बड़ चीजें गड़बड़ हैं। आप खैर, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। एक तो अगर आप सोशल मीडिया और उसमें इतना फर्क है, अ, आप ज्यादातर पेपर देखिए, इतने मतलब इतना क्लोजली मॉनिटर पेपर की रिपोर्टिंग भी हो रही है, जैसे लग रहा है कि पीएमओ में या कहीं भेजा जा रहा है। वो पेपर में आपको कहीं नहीं दिखेगा कि मोदी जी ने डायल किया। पेपर में दिखेगा कि दे हैव टॉक्ड। कहीं पे भी नहीं लिखा है कि मोदी जी ने फोन किया है। जो बीजेपी के आईटी सेल वो कह रहे हैं कि ट्रंप का फोन आया था, उन्होंने फोन किया मोदी जी। अब अभी 2-3 दिन बाद हो जाएगा कि नहा रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि अभी हम बात कर लेंगे। अब बार बार क्या फोन कर रहे हैं? कुछ इस तरह की बात भी अभी जल्दी ही आईटी सेल में शुरू हो जाएगी कि वो उन्होंने कहा कि अभी बार बार फोन ना करें, हम कर लेंगे, एक बार कॉल करके छोड़ दिया, हम कॉल बैक कर लेंगे। तो इस तरह की बात अभी आपको शाम तक या कल तक ये भी बात शुरू हो जाएगी। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें ये फैक्ट है कि देयर आर 3 थिंग्स जो भारत को मेरे ख्याल में तुरंत सॉर्ट आउट करना है, और जो अमेरिका जिसपे कैसे उसको करेगा वो देखने वाली बात है। पहली चीज जो जो मुझे लगता है कि जो इंपॉर्टेंट है इमिग्रेशन से ज्यादा, वो टैरिफ की बात है। अमेरिका ने बहुत ही बुद्धिमानी से क्या कर रहा है, अमेरिका वो बिल्कुल ठेठ बिजनेसमैन है। ये बहुत पुराना खेल होता है कि अगर मुझे आपसे कुछ कहना है तो मैं जो जो जो, जो ज्यादा वीकर हो मैं उसको 2 गाली दूंगा, तो आप अपने आप ही सहज जाएंगे कि यार ये नीली कमीज पहन के आ रहे हो, चश्मा लगा के आ रहे हो, तो आप अपना चश्मा धीरे से उतार के जेब में रख लेंगे कि यार ये तो यहाँ चश्मा उतारने पे गाली बकी जा रही है, कह रहा 2 डंडे लगाओ। तो अमेरिका ने जो उसके वीकर वो थे उन पे तो टैरिफ वाला कर दिया है। चाइना और इंडिया पे अभी उन्होंने बोला नहीं, तो वो बता दिया है कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। बिल्कुल साफ साफ उन्होंने अब ये कह दिया है कि आपको मुझसे ज्यादा खरीदना पड़ेगा। आपकी जो शॉपिंग बैग है उसमें जो आप जब लेके आएंगे तो आपको अमेरिका से ज्यादा खरीदना पड़ेगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है, नंबर 1। अब क्या खरीदना पड़ेगा ये भी इंपॉर्टेंट है, और वो सबसे बड़ा उसमें क्रूड ऑयल होगा, ये आप देख लीजिएगा। क्योंकि वो जब ड्रिल बेबी ड्रिल कर रहा है, तो व्हेन द बेबी विल ड्रिल, then who will take that responsibility of the drilling? तो उसके लिए हमारे अंबानी जी तैयार बैठे ही हैं। और मेरा ये मानना है कि ये अंबानी जी जब वहां रुके हैं, और आप देखिए उसके बाद बिल्कुल साइलेंट हो गया,
तो कुछ ना कुछ तो करके आए होंगे भाई। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाए हैं, तो वो एक और रिफाइनरी बना सकते हैं। तो पहली चीज तो यह है कि जो टैरिफ है उस पे वो अमेरिका ने पर्याप्त धमकी दे दी है। दूसरा, भारत को उसने कह दिया कि आपको मुझसे ज्यादा खरीदना है। और मेरा अपना हंच ये है कि वहां पे वो क्रूड का जरूर कुछ ना कुछ इसमें होगा। स्टार लिंकिंग तो उसके एडेड वो है, जैसे मतलब भी बार्गेनिंग चिप। अब आ जाइए दूसरी बात जो भारत के लिहाज से, वो इमिग्रेशन वाली है। वो इमिग्रेशन नहीं, उससे इतना हीट जनरेट कर रहे हैं कि वो नॉर्मल उसमें हो जाएगा, भैया इतना ही ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो अपने जो लीगल हमारे माइग्रेंट्स वहां पे हैं उनके ऊपर भी उनकी इतनी तलवार तान दी है उन्होंने, चाहे वो नेचुरल बर्थ वाला हो, चाहे और भी चीजें हो। वीसा में जो कर्टेलमेंट है, मतलब ये एक किसी के लिए भी सोचने वाली बात है। यूएस वीसा में भारत के लिए 440 दिन का वेटिंग पीरियड है। और आप खुद ही चले जाइए, एक बहुत साधारण सी साइट है, यूएस वीसा वेटिंग पीरियड नेशनली। कहीं पे 2 दिन है, कहीं 1 दिन है, कहीं दूसरे दिन मिल रहा है, कई जगह वीसा भी नहीं दे रहे हैं। चाइना इना जैसी जगहों पे 2-2 1-1 दिन में यूएस वीसा दे रहा है, आपको 440 दिन में दे रहा है। तो वो आपको खड़ा करके भी रखा है कि तुम वहां आओ भाई, ये सीधे सीधे यहाँ आके मत बैठा करो, चलो लाइन में लगो। तो वो लाइन में आपको उसने लगा दिया है। इमिग्रेशन में भी मेरा ये मानना है कि अल्टीमेटली वो जो, देखिए जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उसको तो वापस लेना ही पड़ेगा, उसमें कहीं कोई ऐसा वो नहीं है, वो क्यों रखेगा। लेकिन वो प्रेशराइज करेगा। अभी जो जो अमेरिकन नीति अभी तक समझ में आती है, सारे लोगों को, वो सारे लोग अंडर प्रेशर आएंगे और फिर उसमें बार्गेनिंग चिप के तौर पे इंडिया को लगेगा कि व्हाट अ डील मोदी जी हैज स्ट्राइक, कि देखिए जो लोग वहां रह रहे थे उनको कुछ नहीं हुआ और बाकी लोग आ गए। वो कुछ इस तरह की होगी। एक चीज कहीं पे बोली नहीं जा रही है, लेकिन हमारे जयशंकर साहब जब 7-8 दिन दिसंबर में रहे, 6 या 7 दिन दिसंबर में रहे और 3 दिन जनवरी में रहे, तो जो चीज बोली नहीं गई है और जो चीज सबसे ज्यादा डिस्कस हुई है और जिसको लेके भारत की, जिसमें कहते हैं ना सिट्टी पिट्टी गुम है, वो है पन्नू वाला मामला। दिक्कत क्या है कि वो पन्नू की आड़ में अमेरिका बहुत कुछ आपके ऊपर प्रेशराइज कर रहा है। क्या प्रेशराइज कर रहा है? आपके 2 लोग जो आपके, जिनके बिना आपका आपका सरकार ही नहीं चलेगी, आपके एनएसए और अडानी जी, दोनों के नाम से वारंट है वहां। तो आपको क्या लगता है? ठीक है, अमेरिका के इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छे हैं अमेरिका में, लेकिन अगर एक बार कोई ईडी यहाँ पे अगर जेल में डाल देती है और चिदम्बरम साहब 110 दिन जेल रह जाते हैं, और उनको ज्यादा इसलिए रखा जाता है कि जिस अमित शाह जितने दिन रहे थे उससे ज्यादा उनको रखा जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका ये काम नहीं करवा सकता है? या अमेरिका किसी और देश में आपका वारंट नहीं निकलवा सकता है? अमेरिका दुनिया के कई देशों में कहेगा तो दौड़े दौड़े। और हमारे ये जो भाई साहब हैं, ये इतनी देश में रायता फैला के आए हैं। बांग्लादेश तो इनके पीछे लगा है, श्रीलंका तो इनके पीछे लगा है, केनिया तो इनके पीछे लगा है, ऑस्ट्रेलिया तो इनके, जहां जहां चरण पड़े संतन के तह तह बंटाधार, ये सब जगह बंटाधार करके आए हैं, देश की फॉरेन पॉलिसी की ऐसी तैसी करके आए हैं। तो आज जो सारा इनका जो भारत की एनर्जी लग रही है वो अडानी जी को बचाने में लग रही है। और उसका एक, देखिए कुछ चीजें यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। अमेरिका ने अभी क्या किया, यहां फैन फेयर से हो रहा है, आज आया है कि अमेरिका, इंडियन पीपल आर गोइंग टू ब्रिंग बैक राणा। राणा जी को ला रहे हैं। तो राणा जी दाना है, राणा जी केवल दाना है, ही इज ओनली अ बेट। आप राणा को जब लाएंगे तो आप किस मुंह से कहेंगे कि हम यहां से नहीं देंगे? विकास यादव को आप कैसे रोकेंगे? आप कुछ अपना कानूनी अड़चन बताते रहिए कि केस चल रहा है, फलाना चल रहा है। अगर राणा को यहाँ दे रहा है अमेरिका, तो अति भक्ति चौरैल लक्षणम, ज्यादा भक्ति चोरों का लक्षण होती है। उसमें हिडन डील यह है कि इनको यहां से, अब वो देखिए अमेरिका बहुत क्लियर है, अमेरिका ये सब सारा प्रेशर करके अल्टीमेटली वो बिजनेस में ही कन्वर्ट होगा। उस मुझसे ज्यादा खरीदो, मुझसे ये करो, जो मेरी समझ। लेकिन पन्नू वाला मामला भी डिस्कस हो रहा है, उसको भी किसी तरह से सॉर्ट आउट करने जाना है। और जो मुझे लगता है कि मोदी जी की जो जो इच्छा है कि जल्दी से जल्दी पहुंचे, जल्द वो इनको सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि ये ना किसी
एमएसरी के थ्रू वो बात कर सकते हैं, ना किसी थर्ड पार्टी के थ्रू बात कर सकते हैं। लेकिन क्या आप एक चीज बताइए, भारत तो विश्वगुरु की बात है, कहीं निकला कि भारत ने उनसे कहा कि पेरिस एग्रीमेंट से तुम विड्रॉ करके दुनिया के एनवायरनमेंट की ऐसी की तैसी कर, कहीं ये भी लिखा गया कि उन्होंने कोई कंसर्न दिखाया? और वो अपनी बाह मोड़ने की टैक्टिस कर रहा है। कोलंबिया ने आखिर साइन कर ही दिया, उसने करेक्ट, कहा करेक्ट। वो सबको हड़का रहा है। तो पहले वो हड़का के आपको डरा रहा है कि नहीं होगे तो तुम्हारे साथ ये ट्रीटमेंट होगा, फाइनली तो पता ही है। तो मेरे हिसाब से इस समय इमिग्रेशन और टैरिफ के अलावा जो व्यक्तिगत रूप से जो जहां पे भारत थोड़ा वो हो रहा है, वो अडानी जी और डोवाल साहब का अरेस्ट वारंट भी है। अजय जी, आनंद, ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं हमारे जो वहां रह रहे हैं, उनके बारे में एक खबर और दे दूं। शायद आपको पता है कल किस तरह से ब्राजील के लोगों को ट्रंप ने भेजाया था। एक हवाई जहाज से भेजा और उनको हथकड़ी लगा के भेजा। एसी भी नहीं बंद कर दिया था हवाई जहाज का, ना पानी दिया, और बहुत बुरी हालत में वो वहां पहुंचे, जिससे ब्राजील नाराज हो रहा है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। तो इंडिया एक ये चीज भी नेगोशिएट कर रहा है कि हमारे लोगों को ऑनरेबल रिटर्न आना चाहिए, नहीं तो वहां से हथकड़ी लगा के और यहाँ भेजेंगे। दूसरी चीज नहीं, ये, ऑनरेबल अजय, ऑनरेबल आना चाहिए और बैंड बाजा मत बजाना, क्योंकि वहां पे बिल्कुल, वो बैंड बाजे के साथ भेज रहा है कि देखा, करेक्ट, भेजा भेजा भेजा। तो करेक्ट। इनका है कि चुपचाप रात रात में धीरे से कर दो, हम धीरे से ले लेंगे, इनकी सिर्फ और रिक्वेस्ट। इसीलिए बिल्कुल सही आपने बोला, ये जहां प्लान बन रहा है, ये दिल्ली, बॉम्बे, बड़े शहरों में ये हवाई जहाज नहीं उतरेंगे। इनकी पूरी तैयारी है कि किसी छोटे से जगह राजकोट में उतार देंगे, या किसी और एयरफील्ड में हो सकता है उतार दें, बिल्कुल चुपचाप ये लोग आएंगे। ये भी नेगोशिएशन चल रहा है इंडिया का ट्रम्प के साथ। जी और जी एक और चीज पे कमेंट चाहूंगा, हमारे जितने भी मोदी भक्त यूएस में थे, जो मोदी 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 चिल्लाया करते थे, जिन्होंने ट्रम्प को वोट दिया है, एक भी आदमी इसके खिलाफ नहीं बोल रहा है वहां पे कि वहां पे ट्रम्प भारत के खिलाफ इतना ज्यादा कर रहा है। वो कहाँ गए हमारे टॉप 20 सीईओज वगैरह, लंबी लिस्ट में ये लोग उछला करते थे। किसी का भी स्टेटमेंट नहीं आया है सपोर्टिंग इंडिया। आनंद, क्या डर अमेरिका में जाके डर खत्म हो जाता है क्या? वहां अपनी अपनी दुम में नहीं आग लगी हुई है, अपनी दुम से ज्यादा आग पहुंच गई है, दुम से होते होते कहीं और। तो उस आग को पहले अपनी बुझाएंगे कि वो जरा सा बोलेंगे तो वो आग को और बढ़ा देगा। तो इसलिए देखिए, ये सारे जो सीईओ हैं, इनको पता है कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है। इधर से कहेंगे तो इधर का, इधर से कहेंगे इधर का। तो किसी की हिम्मत नहीं है कि ये कहने की। और ये लोग चूंकि इनको ऑलरेडी देशभक्ति का और राष्ट्रभक्ति का एक सर्टिफिकेट ऑलरेडी बीजेपी इशू कर चुकी है, बिल्कुल, तो राष्ट्रभक्त देशभक्त लोग तो इसी तरह के होते हैं कि जब देश के ऊपर कुछ आता है तो दुम दबा के बैठ जाते हैं। ये इसका पुराना खानदानी मामला है, 100 साल पुराने से ये चल रहा है, ये कोई अभी से नहीं है। जी, जी आनंद। आनंद, अब आते हैं आज के दूसरा टॉपिक। बजट आने वाला है, काफी कुछ आ रहा है न्यूज में भी, ठीक है, ये होगा वो होगा। लेकिन जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत डेटा एनालाइज किया है पिछले 6 महीने का, मेरे को जो बेसिक चीज लग रही है कि हमारी मिडिल क्लास बिल्कुल गायब हो गई है। अब केवल दो वर्ग रह गए हैं हिंदुस्तान में, एक अमीर है और एक गरीब है। और बीच का सेक्शन बिल्कुल डिस्ट्रेस में है इस वक्त। थोड़े से इंडिकेटर्स दे देता हूँ, कोई अच्छी खबर यहाँ है नहीं। ये सबको पता है रुपया गिरता जा रहा है। एफडीआई आप देखिए कहाँ पहुंच गया, लास्ट में वो इतना कम है कि वो दिख भी नहीं रहा है फिगर, कि वो कितना एफडीआई हो गया, बिल्कुल वैनिश कर गया है। ये चीजें खुल के सामने नहीं आ रही हैं। हमारे यहाँ पे इस वक्त 73,000 करोड़ के इन्वेंट्री है अनसोल्ड स्मॉल कार्स की। स्मॉल कार्स यानी कि 10 लाख से कम, जो 6-7 लाख ऑल्टो टाइप की जो गाड़ियां थी, वो नहीं बिक रही हैं, कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। हाउस होल्ड सेविंग बिल्कुल खत्म हो गए हैं, लोग अपना उधार वापस नहीं कर पा रहे हैं जो लोन्स लिए थे। तो हम लोग एज अ कंट्री कहाँ जा रहे हैं, और आप क्या सोचते हैं कि अब मोदी जी आगे क्या करेंगे? कुछ बजट में उनके पास बचा भी है करने को या नहीं? आनंद, नहीं, मोदी जी कहेंगे कि इलेक्शन 5 साल बाद है तो अभी हम कुछ क्यों करें। और वो जो और मुझे मुझे कुछ चीजें इसलिए ठीक लग रही हैं कि आप जो कह रहे हैं ना कि मिडिल क्लास खत्म हो रहा है,
ज्यादा जरूरी यह है कि मिडिल क्लास खत्म होके जा कहां रहा है। मिडिल क्लास खत्म होके, जैसे भाई हम और आप जब हम और आप मिडिल क्लास वाले थे, तो हम लोग मध्यम वर्गीय से एक समय आ गया था कि हम लोग को लगता था कि अब हम लोग जहाज जहाज से चढ़ सकते हैं। पहले हम लोग जहाज से नहीं चल सकते थे। हम लोग सेकंड क्लास में चलते थे। नौकरी बिल्कुल। लग गई तो चूंकि उस समय नौकरी में रिइंबर्समेंट होता था, तो आप फर्स्ट क्लास में चलने लगे थे। नहीं तो आप अदरवाइज सेकंड क्लास चलने वाले, और उस एक समय में थर्ड क्लास चलने वाले लोग थे। फिर आपकी नौकरी लग गई, फिर आपको कुछ कुछ आपने सेविंग एविंग कर ली और सैलरीज बहुत बढ़ गई, तो अब आप हवाई जहाज से भी अपने पैसे से भी चलने लगे हैं। तो अब देखना यह है कि क्या आप इससे बढ़ के ऊपर जा रहे हैं, या जो मिडिल क्लास खत्म हो रहा है ये आपका उस पुअर क्लास में, ये भी उस 85 करोड़ जो थैले बट रहे हैं, उसमें आने वाले दिन में जैसा चल रहा है, हम और आप भी उस थैले की लाइन में लगे रहेंगे। क्योंकि अनाज के बिना ये पीपल माइट फील कि इट इज सम कमेंट, पर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो आप अपनी अपनी आपकी अपनी फिगर से जो प्रूव हो रहा है। हमारी आपकी सेविंग बढ़ रही है कि कम हो रही है? देखिए, एक रिटायर्ड आदमी इस समय देश का वो एक अलग वर्ग है, उसको किनारे इसलिए कर दीजिए। लेकिन जो एवरेज, मैं कहूंगा एक 25 से 50 साल के बीच का जो व्यक्ति है, क्योंकि जो जिसके बच्चे हैं, जिसकी फैमिली है, जिसके कुछ बीमारी आराम माँ बाप का भी देखना है, बीमारी आराम बच्चों का भी देखना है, पढ़ाई भी देखनी है, एक छोटा घर भी बनाने के चक्कर में, वो मुझे ऐसा लग रहा है वो मिडिल क्लास खत्म होके वो धीरे धीरे पुअर में बदल रहा है। जो 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 ज्यादा, और दूसरा ये है कि जो रिच थे और अल्ट्रा रिच थे, वो अब अल्ट्रा रिच होते जा रहे हैं। राइट। अब एक फिगर जो देख के मुझे तो अजीब ताज्जुब हुआ, और ये ट्रेंड केवल अमेरिका में, हिंदुस्तान में नहीं है। एलन मस्क 2024 के शुरू में उनकी कुल संपत्ति 194 बिलियन यूएस डॉलर थी, और 400 एक साल बाद वो 418 बिलियन यूएस डॉलर थी। वो दुगने से, मतलब इतना बढ़ गए। 194 बिलियन यूएस डॉलर से वो 418 या 416 बिलियन यूएस डॉलर हो गए एक साल के अंदर। तो जो जो बात समझा, मतलब समझना चाह रहे हैं, जिसके पास और पैसा है उसके पास और पैसा हो रहा है, और जिसके पास नहीं है वो, हमारे और आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि हम लोग को बैंक भी अब कर्जा नहीं देगा। तो एक नहीं, दिस इज अ सेफ्टी नेट। नहीं तो आप अपनी इज्जत बचाने के लिए, कि ये बाहर वाले को पता ना लगे कि जो अंदर की बनियान पहना हो उसमें छेद हैं या वो फटी हुई है, आप बैंक से कर्जा ले लेते हैं। मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये देश के लोगों को समझना होगा, ये हमको आपको मिडिल क्लास वालों को समझना होगा, क्योंकि प्राइमरली आई स्टिल फील द प्रॉब्लम इज इन द पॉलिसी मेकिंग, द प्रॉब्लम इज इन द एडमिनिस्ट्रेशन, द प्रॉब्लम इज इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री। ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, इनके बस का नहीं है जी। जो जो देखिए, पहली चीज होती है, अब आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो आपने बहुत सी बीमारियों में देखा होगा कि साल साल क्या 2-2 4-4 साल लग जाते हैं बीमारी को पता करने में, डायग्नोसिस नहीं होती कि बीमारी क्या है। और जिस दिन डायग्नोसिस हो जाती है उसके बाद तो वो फिर कॉपी बुक है, फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं। एक बार बीमारी पकड़ में आ गई। भारत में क्या हो रहा है कि जो इस समय भारत की अर्थव्यवस्था और भारत को चलाने के डॉक्टर लोग हैं, उनको बीमारी ही नहीं समझ में आ रही है। वो कभी ये गोली देते हैं, कभी वो नोटबंदी करते हैं, तो कभी जीएसटी देते हैं, तो कभी देशभक्ति कराते हैं, तो कभी अयोध्या में राम मंदिर करवाते हैं, तो कुंभ करवाते हैं। उनको लगता है कि ये सब दवाइयां देके मेन बीमारी ठीक हो जाएगी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मध्यम वर्गीय खत्म नहीं हो रहा है, उसको उसको ढकेल के पुअर में ढकेला जा रहा है। और मेरा अपना अंदाज ये है कि अगर मध्यम वर्गीय मान लीजिए 100 लोग थे, तो 99 तो पुअर बनेंगे ही बनेंगे, एक शायद ऊपर चढ़ जाए। लेकिन 99% पीपल आर गोइंग टू हैव अ डिफिकल्ट टाइम। और उसके लिए दिक्कत क्या है कि जो आपके मीन्स हैं और जो वो है, उसमें इतना गैप हो जा रहा है कि वो ब्लैक मनी बढ़ता जा रहा है, वो ब्लैक मनी बढ़ता जा रहा है। एंड अजय, ये लोगों को मतलब ये लगेगा कि ये क्यों बोल रहे हैं। आप अगले 10 साल में अगर हम और आप रह गए, हम और आप बिना सिक्योरिटी गार्ड के न घर में रात में सो पाएंगे और न गाड़ी में हम लोग चल पाएंगे। क्योंकि अगर किसी के पास खाने के लिए नहीं है, और दूसरी तरफ आप मतलब मैं अभी एक जूता लेने गया था, मेरा जूता पुराना हो गया था वॉक वॉक करने से, वो तो मुझे लगा जूता मैं नहीं ले पाया। शायद वो माइंडसेट ऐसा था।
12 से 15,000 रुपए के वो स्केचर्स और एसेक्स और क्या क्या जूते हैं, जो वॉकिंग शूज है, 12 से 15,000। मैं 40-50,000 की उनकी नहीं बात कर रहा हूँ। मतलब एक जूता जिसको आप वॉक करना चाहेंगे, वो 12 से 15,000 है, क्योंकि क्वालिटी अच्छी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आपके घर में जो मेड काम करती है, उसको उसको लोग झूठ बोलते हैं। कोई 15,000 रुपए का जूता दे सकता है? मतलब सिर्फ मेरा कहना यह है कि ये जो गैर बराबरी हो रही है ना, हम एक ऐसे ऐसे उसके ऊपर बैठे हैं कि शायद हमको और आपको अब अगले 2-4-5 साल, 10 साल में ज्यादा बोल दिया, 10 साल में तो हो ही जाएगा, कि असमानता इतनी होगी कि आपके लिए फ्रीली घूमना कहीं पे भी मुश्किल हो जाएगा। आप देख लीजिए ना, किसी मंत्री, किसी नेता, उनको इनकी हिम्मत नहीं है अकेले जाके कहीं घूम सके, जब तक इनके अगल बगल एक सिक्योरिटी राउंड इसलिए ना हो क्योंकि लोगों की में बहुत गैर बराबरी हो गई। तो आई एम मोर वरिड ऑन दैट, अजय। जी आनंद, लास्ट में बस चलते चलते 5 मिनट का समय, थोड़ा सा दिल्ली इलेक्शन का एक बार फिर से आपका एनालिसिस क्या है? लास्ट टाइम आपने कहा था कि अरविंद केजरीवाल स्लिम मेजॉरिटी के साथ आ जाएंगे और थोड़ी बहुत सीट्स बीजेपी ले जाएगा, तो उसमें कोई चेंज आया है आपके हिसाब से? क्योंकि मोदी मुझे जी नहीं आए लगता है हुए। चेंज आया है, क्योंकि मैंने कल भी कहा है, वो एक चीज अजीब सी हो रही है, उसको लेके लोग, अच्छा, आप सब लोग बहुत ओपिनियटेड हो गए हैं, सब लोग पार्टी के साथ बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल की इलेक्शन के समय तो उनकी मेजोरिटी आ जाएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। 36 सीटें हो जाएंगी। लेकिन अगर उनको सरकार चलानी है और उनको आम आदमी पार्टी की सरकार बिना गड़बड़ी की चलानी है, तो उनका टारगेट 50 होना चाहिए। वो 50 से कम सीटें आती हैं तो बीजेपी उनकी पार्टी में तोड़फोड़ ऐसा करेगी, कुछ को जेल डालेगी, कुछ को उठा ले जाएगी, कुछ का पता नहीं लगेगा, कुछ के बीवी बच्चों के साथ होगा। तो बीजेपी ने एक ये भी, और ये हम लोग सब लोग ये डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह की बातें करेंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे, तो उनके लिए 50 का टारगेट है। 50 के लिए उनको मेहनत करनी पड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी जो कर रही है उसमें बीजेपी के बारे में क्या बोले, बीजेपी तो अपना कर ही रही है। आई एम मोर सरप्राइज विद कांग्रेस। कांग्रेस करना क्या चाहती है, उसकी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। लोग अब इसमें मुझे गाली देंगे, लोग मुझसे कुछ कह रहे हैं कि कांग्रेस से पैसा आना बंद हो गया क्या, जो ये सब बोल रहे हो। कांग्रेस हैज टू शो कि दे आर फाइटिंग। कांग्रेस का 2009 में लोकसभा इलेक्शंस में 7 की 7 सीटें थी दिल्ली की, 7 आउट ऑफ 7। यूपी से 80 सीटों में कांग्रेस 21+1 22 सीट जीत के आई थी। नाउ अगर कांग्रेस को ये सपना देख रही है कि 2029 में वो मोदी जी को या बीजेपी को रिप्लेस करना है, तो उसको आज की तारीख में विधानसभा इलेक्शंस को सीरियसली लेना होगा। आज शायद राहुल गांधी की तबीयत खराब थी, ठीक है, किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है, वो आउट ऑफ एक्शन हो सकते हैं। प्रियंका गांधी की भी तबीयत खराब थी, खड़गे जी की भी तबीयत खराब थी, मतलब जो इनके बाकी 3 चीफ मिनिस्टर हैं उनकी भी तबीयत खराब थी, इनके पास जो बड़े बड़े नेता हैं हर जगह कौन कौन है उनकी तबीयत खराब थी। आपको लगा कि कहीं कांग्रेस लड़ रही है। अब उसका एक्सप्लेनेशन जो 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 थोड़ा कांग्रेस के पक्ष वाले हैं, नहीं नहीं, वो स्ट्रेटेजिकली ये कांग्रेस कर रही है कि बीजेपी ना आ जाए, तो थोड़ा बैक ट्रैक कर रही है। अरे यार, पहले अपना घर ठीक करो। ये आपको एयरक्राफ्ट में बताया जाता है कि अगर डूब रहे हो तो पहले खुद बचाओ, फिर अपने बच्चा, आपका अपना सगा बच्चा हो तो उसको बाद में बचाना, क्योंकि उसको बचा नहीं पाओगे अगर खुद डूब जाओगे तो कांग्रेस उनको करेगी, इनको करेगी, जगह से पहले अपना तो कुछ ठीक करे। और अगर कांग्रेस का ये स्टैंड है, तो मेरे हिसाब से कांग्रेस शुड मेक आउट अ ऑफिशियल कॉल कि मैं इस इलेक्शन से हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि देश में जो इस तरह की सांप्रदायिक ताकतें हैं उनको रोकने के लिए हमारे पास और कोई वो नहीं है, और इसके लिए हम विड्रॉ करके आम आदमी पार्टी को कह दें इस बात को, उनका कोई वोट तो कम नहीं होगा। लेकिन वो भी नहीं कह रहे हैं, लड़ भी नहीं रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं मालूम नहीं। कांग्रेस अगर इस स्थिति में आ जाती कि उनके बिना आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनती, तब भी बहुत अच्छा था। लेकिन कांग्रेस बीजेपी के लिए सबसे आसान टारगेट ये माना जाता है। पिछली बार इलेक्शन में ये सारी फिगर्स की मैं बात कर रहा हूं, उनके जो बीजेपी ने 440 या कितनी सीटें लड़े थे, उसमें 1/4 से ज्यादा कांग्रेस के लोग थे। मोर देन 25%, 120-25 लोग तो केवल कांग्रेस से आए हुए लोग उनके यहां लड़ रहे थे। तो मेरा ये मानना है कि
एज ऑन डेट आम आदमी पार्टी की सरकार बन जानी चाहिए, लेकिन हाँ। अगर वो स्टेबल और वो सरकार है तो उनके 50 का उनको नंबर क्रॉस करना होगा। और एक टेस्ट और है, वो टेस्ट ये है कि इलेक्शन कमीशन कितनी गड़बड़ी कर पाया है। उसका एक, अगर आपको याद हो ना, हम लोग जब मैथ्स की थ्योरम होती थी तो नीचे क्यूईडी इट प्रूव्स, वो क्यूईडी इस बार हो जाएगा कि ये कितनी गड़बड़ी कहां कहां करता है। दिस विल बी प्रूव्ड इन दिल्ली। थैंक यू अजय। जी आनंद, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स ऑन योर टाइम एज यूजुअल। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। थैंक यू वेरी मच।